अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से आज बड़ी अहम और मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। एक तरफ अदालती हुक्म पर इमरान खान से पीटीआई के 3 मुगला की मुलाकात करवा दी गई है, जबकि अदालत ने ही इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के डॉक्टर्स के साथ साथ उनके जाती मौलिज को शामिल करके मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म भी दे दिया है। तो दूसरी तरफ कल तोशाखाना केस 2 में जमानत मिलने के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तकरीबन 9 महीने के बाद आज जेल से रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई मिलने के बाद बनीगाला में अपनी रिहाइशगाह चली गई और फिर वो वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी एक इजलास में भी शरीक हुई। कल तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली थी और कहा था कि अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। इस फैसले के बाद कल ही बुशरा बीबी की रिहाई हो जानी थी और उनके वकला रूपकार जारी करवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, मगर मातहत अदलिया के तमाम मुतल्लिका जजेस एक साथ गायब हो गए थे और फिर अदालती वक्त खत्म हो गया। ताहम आज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बुशरा बीबी की रिहाई के रोपकार पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद उनके वकला रोपकार लेकर अडियाला जेल पहुंचे और फिर बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि रवां साल 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अदालतों ने इमरान खान को 3 केसेस में उजलत में और ट्रायल के तकाजे पूरे किए बगैर सजाएं सुनाई थी, तो उनमें से 2 केसेस में बुशरा बीबी को मुजरिम ठहराते हुए सजा सुना दी गई थी। पहले 31 जनवरी को तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी थी, जिसे 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। लेकिन 3 फरवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसलिए तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बावजूद भी बुशरा बीबी की रिहाई नहीं हो सकी। मगर फिर 13 जुलाई को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने इद्दत केस के फैसले के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें मंजूर कर ली और ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और दोनों की बरियत हो गई, जिसके बाद बुशरा बीबी को रिहा किया जाना था। मगर नैब ने तोशाखाना के एक और मुकदमे जिसे बाद में तोशाखाना केस 2 का नाम दिया गया, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी, इसलिए बुशरा बीबी को फिर रिहाई नहीं मिल सकी। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद किसी और मुकदमे में मतलूब ना होने की वजह से आज बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा बुशरा बीबी के खिलाफ कायम किए गए 9 मई के मुकदमात अदालत से पहले ही खारिज हो चुके हैं, लेकिन अब भी बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जारी है, जिसमें इस वक्त दोनों मुल्जिमान जमानत पर हैं। तकरीबन 9 माह तक बुशरा बीबी गिरफ्तार रहीं और फिर आज उनकी रिहाई हो गई। इसके अलावा आज अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के बावजूद अदालती हुक्म पर इमरान खान से उनके 3 वकला की मुलाकात करवा दी गई है, जिनमें पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल थे। इमरान खान से मिलने ना देने पर पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज समाअत करते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को हुक्म दिया कि दिन 3 बजे तक इमरान खान को अदालत में लेकर आएँ ताकि वो अपने वकला से मीटिंग कर सकें। लेकिन अगर किसी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इमरान खान को नहीं लाएंगे तो इस हवाले से अदालत को मुतमईन करेंगे। अदालती हुक्म के बाद इमरान खान को अदालत लाने के बजाय जेल में ही इमरान खान के वकला से उनकी मुलाकात करवाने का फैसला किया गया और सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी को मिलने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद तीनों की इमरान खान से मुलाकात हो गई। कुछ देर बाद शुएब शाहीन और फैसल चौधरी जेल से बाहर आए, ताहम सलमान अकरम राजा से इमरान खान की मुलाकात जारी रही। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि हमने इमरान खान को बुशरा बीबी की जमानत का बताया तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्हें जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। इमरान खान ने लीडरशिप को पैगाम दिया है कि वो अवामी जज्बात के साथ चलें। और खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल की खबर सुनाई तो वो बहुत पुरसुकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। खान साहब के जिन हालात में रखा गया मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे। खान साहब की जो शेव जो है वो नहीं है। खान साहब अल्लाह का शुक्र है, ही इज इन हाई स्पिरिट। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक के लड़ने का जो है पैगाम दिया और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फख्र महसूस करते हैं और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर इमरान खान के तिब्बी मुआयने के हवाले से अहम फैसला जारी किया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के फैसले के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, जिसमें इमरान खान के ज़ाती मुआलिज
डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। इस सूरत हाल में अहम बात यह भी है कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने कल ही बुशरा बीबी की रिहाई का दावा किया था और आज बुशरा बीबी की रिहाई और इमरान खान की वकला से मुलाकात की इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने पोस्ट किया कि जैसे मैंने कल बताया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई हैं और कोई केस भी नया नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी गई। जैसे बताया था कि इमरान खान भी आज अपने वकला से मुलाकात करेंगे और 26 अक्टूबर से उनकी जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। फैसल वाउडा डील का तासुर दे रहे हैं, मगर आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर डील करनी होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में क्यों गुजारती। जल्द ही इमरान खान भी मेरिट पर रिहा हो जाएंगे। आज बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई, इस पे बड़ी खुशी हुई और हमें उम्मीद है कि खान साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। फैसल वाउडा की हर बात सच साबित हो रही है। कल भी बैठे उन्होंने कहा था बुशरा बीबी रिहा होंगी, वो बात आज साबित हो गई। उनको देखो दीवार पे लिखा नजर आ रहा था कि और कुछ बचा नहीं है कि जिस पे आप उसको गिरफ्तार करो, इसलिए कोई चीज थी नहीं इनके पास, तो किस चीज में गिरफ्तार। 26वीं तरमीम को तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। 26वीं तरमीम तो हम समझते एक पर्सन स्पेसिफिक एक अदलिया के लिए था और अदलिया में चैलेंज करेंगे और हमें उम्मीद है अदलिया इसको सेटिस्फाइड करे। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम और नामजद चीफ जस्टिस पर इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ गया है। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद फैसल चौधरी और शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान खान ने आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया है, ताहम उन्होंने नए चीफ जस्टिस पर कोई तबसरा नहीं किया। खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से, उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जुल्म हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी गई, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। यूआई के बारे में भी कंसर्न शो किया कि उन्होंने वोट दिया, हमने कहा जी उन्होंने दिया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाउडा। फैसल वाउडा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। आप वाज़ेह तौर पर डील का तासुर दे रहे हैं। आपने कल बात की थी, आज आपने फिर ट्वीट भी किया और बाकी बातों के बारे में भी बात की और आप ही का नाम लेकर आज बैरिस्टर गौहर खान साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा तो दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है और किस केस में गिरफ्तार करते। शाहज़ साहब मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं बहुत दूर माजी में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा ताकि पाकिस्तानी कौम को आपके तवज्जुह से पता चल जाए। डी चौक पे प्रोटेस्ट किया गंडापुर साहब ने अनाउंस, वो वहाँ के बजाय केपी के चले गए हाउस में और वहाँ से गाड़ी की डिग्गी में बैठे गायब हो गए, घूम गए जैसे हमेशा गुम हो जाते हैं सारे, और फिर उसके बाद नमूदार हो गए अगले दिन। उसके बाद जिस गवर्नमेंट को पीटीआई कहती थी कि नून लीग की गवर्नमेंट फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, उसको उन्होंने लीगली इंडोर्स किया, शिक बाय शिक उनके साथ चले, हमने वाला हम प्याला उनके साथ रहे, उनसे पर्क्स लेते रहे, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ट्रैवलिंग, तनख्वाहें अपने काम कराती रही। उसके बाद फिर एक 18 तारीख को प्रोटेस्ट अनाउंस करती है तहरीक इंसाफ मुल्कगीर, जिसमें वो खुद भी नहीं निकलते और मक्खी का बच्चा भी बाहर नहीं आता। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम बानी साहब से मिलने जाएंगे, 15 दिन से कह रहे थे, हमें नहीं मिल रहे थे, पीटीआई कह रही थी। फिर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि निकल जाएं, उसमें से 3 का बहाना करके 5 अंदर जाते हैं, उधर से कहते हैं कि अब हम मौलवी साहब के पास जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के पास, लेकिन केपी के हाउस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर रातों रात उससे बाइकआउट कर देते हैं, भाग जाते हैं, भगौड़ापन दिखाते हैं, जबकि ऑपोजिशन थी उसके खिलाफ वोट देती, तरमीम के खिलाफ वोट देते, वो भी नहीं दिया। और उसके बाद जब भाग गए उस चीज़ से तो क्लीन चिट दे दी, तरमीम को वोट नहीं दिया, शिकों को वोट दिया, ये भी अजीब मजाक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बंदे खा गए, हाथ तोड़ दिए, गोली मार दी, तेजाब फेंक दिया, सब कुछ कर दिया, करने के बाद वोट भी नहीं लिए उनसे, वहाँ भी बैकफायर हो गई उनकी कहानी झूठी जो थी। फिर उमर रईफ साहब ने तकरीर की, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी क्योंकि सब कॉम्प्रोमाइज़ थे। उसके बाद फिर उसके तसलसल में आपने देखा कि ये रिहाई हुई, रिहाई के ऊपर कोई हिडन ब्लाइंड FIR नहीं थी और VIP तरीके से गाड़ियाँ भी अंदर गईं। उसको फेडरल सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी की गाड़ी ने साथ छोड़ा उनके साथ,
वो इतनी थकी हुई थी, परेशान थी, 9 महीने के बाद आई थी, वो बनी गाला नहीं ठहरी, उनके बच्चे वहाँ नहीं आए और वो अचानक से लाहौर का कह के पेशावर पहुँच गई, क्योंकि वहाँ एक सारी क़यादत बैठी हुई है। तो इस डील के अंदर या इस व्हीलिंग के अंदर या इस तासुर के अंदर आप मुझे बताएं कैसे इनको पता था कि 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पहले से ही बनी गाला के अंदर पेंट और रोगन होना शुरू हो गया, जो 12 साल से नहीं हुआ था। कौम मेरी सारी बातें इग्नोर कर दे। और इसी दौरान फिर पेंट रोगन के बाद एक लेटर आता है 62 सेनेटर्स का अमेरिका से। वो एक्चुअली लॉबिस्ट के थ्रू मिलियंस और करोड़ों रुपए देकर उनसे एक लेटर आता है जो इमरान खान साहब को बताया जाता है आपके हक में है। लेकिन वो क्यों लेटर इस टाइम पे आता है? ताकि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में फासले और बढ़ जाएं। और उसके बाद सेंटकॉम, जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, वो एक तवील तसलसल से तारीफ़ें करती है चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर साहब का। तो फिर दो अलग अलग चीज़ें आ गई। और उसके बाद मुझे अफसोस तकलीफ़ ये है कि इस आदमी को सब ने, इन्होंने सेक्रीफाइस भी की, खान साहब ने तकलीफ़ें भी उठाई, एक जद्दोजहद भी की, गलतियाँ भी की, मिस्टेक्स भी उनसे कराई। उसके बाद उस आदमी को बेचकर, उस आदमी को एक सियासी जहन्नुम की आग में फेंक कर, जिस डील के अंदर, जिस तासुर के अंदर उनके लिए कुछ नहीं है, सब निकल गए। क्योंकि बच्चों के हाथों लोग मजबूर होते हैं, जो कपड़ों से ज़्यादा करीब है इमरान खान साहब के, वो भी बच्चों के आगे मजबूर हो जाते हैं। गोगी फ्रेंडशिप जो है ना, पूरी दुनिया में माल और मल्यादा की जो दोस्तियाँ हैं वो नज़र आती हैं। फिर आप 62 सेनेटर्स को उछालते हैं कि उन्होंने ख़त लिख दिया, तो भाई हम 64 सेनेटर कल ख़त लिख देते हैं कि अमेरिका अपनी गुआंटानामो बे की जो जेल है उसमें सारे आदमी छोड़ दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और दूसरा, आप तो इन्हीं के कहने पे, शाहज़ाद साहब एक मिनट, इन्हीं के कहने पर पीटीआई से मुलाकात खान साहब की पीटीआई के लोगों ने बंद करवाई थी। और आज भी अपनी इनकी बहनों को भी रोक रही है कि इमरान खान साहब की बहनें रिलीज़ ना करें। लेकिन आज के दिन मैंने अपनी जो भी बसात है छोटी मोटी, अपना जोर पूरा लगाऊंगा कि उनकी बहनें आ जाएं, क्योंकि वो अपने भाई से मुखलिस हैं। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात आ गई, फिर आपने देखा इन्होंने आपस में इल्जामात एक दूसरे के ऊपर डाले, इन फाइट की। तो कॉम्प्रोमाइज तो सारे ही हैं और इक़्तिदार का खेल है सारा। आप ऐसा लग रहा है ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि बुशरा बीबी डील करके बाहर आई है ना। द प्रॉब्लम इज कि असल में बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट से उनकी मजीद गिरफ्तारी मैनेज नहीं हो सकी। 31 जनवरी से वो गिरफ्तार हैं। तोशाखाना केस में सज़ा हुई, मुअत्तिल हुई। इद्दत केस में सज़ा हुई, सज़ा ख़त्म हुई। 9 मई के मुकदमात उन पर लगाए गए, ख़त्म हुए। 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत हो गई, ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तोशाखाना 2 केस में फिर गिरफ्तार किया, फिर ज़मानत हो गई। अब 9 माह से वो अंदर हैं, अदलिया उन्हें ज़मानत देती है तो मेरिट पर ज़मानत हुई ना। आप डील का तासुर देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बुशरा बीबी ने अकेला छोड़ दिया इमरान खान साहब को। देखिए जी, मैं तो तासुर किसी किसी को दे रहा, कौम बेवकूफ़ नहीं है, ना कौम पागल है। आप और मुझसे ज़्यादा वो स्मार्ट कौम। मुझे एक बात का जवाब, शाहज़ाद साहब आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी, मुझे बताएं, एक आदमी की ज़मानत कल हुई, मान लिया उनको कल से पता था, बकौल गौहर साहब के दीवार पे लिखा था, ये 1 हफ्ते से कैसे तैयारियां हो रही थी? 10 दिन से बनी गाला के अंदर पेंट रोगन कैसे हो रहा था जो 12 साल से नहीं हुआ? यहां तक कि बार बैरियर्स भी पेंट हो गए, पौधे भी लग गए। ये जरा चेक तो करवा लें आप अपने। मैं झूठ बोल सकता हूं, आपका कैमरा तो नहीं झूठ बोलेगा, अपने रिपोर्टर से पता करवा लें आप। सब जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं वो इस हवाले से जरूर ये बात बता रहे हैं, मगर इसका मतलब है आप तो अदलिया पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ये डील के तहत हुआ है तो आप कह रहे एस्टैब्लिशमेंट बुशरा बीबी और अदलिया की डील हुई थी, इस बुनियाद पर जजेस ने उनको जमानत दी है। देखिए शाहज़ेब साहब, मैं सिर्फ आपको इतना, अदलिया तो अब आज़ाद है। आप तो, हम लोग तो तासुर ये भी दे rहे थे कि 26 तरमीम के बाद अदलिया जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। तो ये तो क्लैरिटी हो गई ना कि अदालतें अब खुली है, जैसे थी वैसी हैं, अपने फैसले कर रही है। एक तो ये तासुर खत्म किया, साहब या तो आजाद है या तो आजाद है या फिर बुशरा बीबी और एस्टैब्लिशमेंट की डील का हिस्सा है। दोनों में से एक बात हो सकती है, दोनों बातें नहीं हो सकती। नहीं शाहज़ेब साहब, आपका जो शो है ना, आप खुद भी कन्विंस्ड हैं कि तसलसल से जो मैंने आपको तफसील बताई है उसके अंदर मुझे आप इन तफसील के अंदर ऑब्जेक्ट करें कि ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हुआ। आप खुद भी कन्विंस्ड हैं, बिकॉज़ व्हाट्सएप उसी पे, व्हाट्सएप में मदद के साथ मैं फायरी सवाल करते हैं। व्हाट्सएप में मदद के साथ नहीं कन्विंस्ड, और मैं उसी पे सवाल कर रहा हूं कि अगर चले इस्लामाबाद, आप कह रहे हैं कि बनी गाला पे रंगो रोगन हो रहा था, तो वो पेशावर क्यों चली गई? पेशावर इसीलिए गई कि वहां पे वो ज्यादा महफूज महसूस करती है, उन्हें दोबारा गिरफ्तारी का वहां पर नहीं है। अगर उनकी डील होती तो वो बैठ जाती बनी गाला। नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आईबी ने बनी गाला को बग किया हुआ है, और जिस किस्म की बातचीत हो रही है और जो सियासी खेल रचाया गया है उसमें गढ़ पेशावर नहीं होना है। मतलब इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। 9 महीने से डील है तो फिर बगिंग होने से उन्हें क्या डर है? भी आराम नहीं करेगा। पर डील हो गई है तो बग होने से क्या डर है उन्हें?
नहीं देखो, बच्चों से बातें कर ली है, बहुत सारी और दोस्तों की बातें कर ली है, अपनी दुबई के दोस्तों की बात कर ली है, तो कैसे बात हो सकती है शाहजेब साहब? इतना तो नाइव आप भी नहीं है ना मैं हूँ। लेकिन अगर आपने मुझसे सवाल किया तो मेरा पूरा जवाब की कॉन्टेशन के अंदर चले जाए तो आप क्लियर हो जाएंगे कि अभी आने वाले दिनों में आपको ये सब कुछ अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, सालों में नहीं, हफ्तों और महीनों के अंदर। और मुझे आप बताएं, इमरान खान साहब के लिए 15 दिन तक तो कोई एफर्ट नहीं हुआ कि वो उनको जेल में जाके मिलने बकौल पीटीआई के। वो ऐसा क्या हुआ कि फॉर्म 47 जिसको कहते हैं उसको लीगल गवर्नमेंट मान के उनके कहने पर उनके परमिशन लेकर पहुंच भी गए? ये सवाल आपके नहीं उठता। और इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर इमरान खान साहब को क्या मिला? इमरान खान साहब के लिए मजीद सियासी जहन्नुम में उसको धकेल दिया है। वहाँ फैज़ हमीद साहब शवाहिद दे रहे हैं, वो उनके करदा ना करदा गुनाह उनके ऊपर थोप रहे हैं। यहाँ पूरी पार्टी थोप रही है, जो कपड़ों से ज़्यादा करीब है वो भी थोप रहे हैं। भाई बच्चों के आगे शाहजेब साहब लोग मजबूर हो जाते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि आप देर से भी आते हैं ना तो वो डर जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, मजबूर होते हैं हर माँ बाप। और फिर जब माल का हो, बच्चों का प्रेशर हो तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इसके कतई नज़र मैं तो आपसे कह रहा हूँ, तसलसल जो सारी चीज़ें हुई उसमें इमरान खान साहब को क्या मिला? इसके अंदर इमरान साहब को कौन सा रिलीफ मिलेगा? इमरान साहब के लिए तो मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि उस आदमी ने जो करदा गुनाह है वो तो चलो ठीक है, लेकिन ना करदा गुनाह की सजा तो उसको ना दें। मैं तो उनको उस वक्त भी रोकता रहा, और जब उन्होंने मुझे बुलाया भी निकालने के बाद अंधेरी रात के अंदर तो मैंने इनकार किया। और फवाद चौधरी साहब जब आए मैंने उसको भी कौम के आगे रखा। तो मैं तो सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तो कौम को बताऊंगा और कौम मान गई है। ये जरा बताइएगा, ये लोग बिकाऊ है और ये तो वो पीटीआई थी नहीं। व्हाट्सएप ये बात नहीं समझ में आई कि निकालने के बाद भी मैं गया रात के अंधेरे में, मैंने समझाया, फवाद चौधरी भी इस बात की गवाही, जो भी आपने बात की, क्या है? नहीं शाहजेब साहब, नहीं सुनिए सर, मैंने ये कहा जब मुझे निकाल दिया गया उसके 6-8 महीने के बाद लाहौर में उन्होंने मुझे बुलाया, रात के अंधेरे में बुलाया। मैंने कहा मैं रात के अंधेरे पे नहीं आऊँगा, ना मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा, मैं दिन के उजाले में आऊँगा। फवाद चौधरी साहब बहुत करीब थे इमरान खान साहब के, उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि यार कोई मसला नहीं है, रात के अंधेरे में मिल रहे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे बॉस रह चुके हैं, मेरे लीडर रह चुके हैं, जो उन्होंने मुझे सिखाया था मुझे याद है, उनको याद नहीं है। उन्होंने कहा है मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन दिन के उजाले में आऊँगा, छुप छुपा के नहीं आऊँगा। मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है सर इसके अंदर, और मेरी तो आज भी क्लैरिटी है, मैं इसी चीज़ों से रोक रहा था। मगर आपने, अब जैसे आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, अब आज मुलाकात के हवाले से भी जज साहब ने बड़ा स्ट्रेट ऑर्डर दिया कि इमरान खान साहब को यहाँ लेकर आएँ और मुलाकात कराएं। यानी कि फिर हुकूमत मजबूर ही हुई ना कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, पेश करेंगे तो कैमरे होंगे, इमरान खान साहब मंजर आम पर आएंगे। इससे बेहतर है कि मुलाकात करा दे। फिर सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब और शाहीन साहब की, शुएब शाहीन साहब की मुलाकात कराई गई। वो भी कोई डील तो ना हुई ना, वो भी अदालत ने मजबूर किया तो हुआ। सर फिर अदालत का अगला ऑर्डर भी जो मैंने आपके चैनल्स पे सुना है उसमें उन्होंने कहा कि 26 से रेगुलर होंगी मुलाकातें, ऐसा ही है? तो रेगुलर मुलाकातें तो होनी है ना, क्या अडयाला जेल में मुलाकातें तमाम कैदियों की बंद रहेंगी ताहयात? तो सर फिर मुझे कोई ख्वाब तो नहीं आया था सर कल के दिन के मैं ये भी बात कर दूं और आज उसका ऑर्डर निकल आए, तो इत्तफाक, हसीन इत्तफाक यहाँ भी हो गया। तो कहीं तो सर मुझे मार्जिन दे देना कि मैं सच बोल रहा हूँ कौम से। आपके पास तो इंटेरोगेशन में फंसा आजकल के, तो सर मैं तो आपके आगे हाथ जोड़े खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि मैं आपसे नहीं जीत सकता। सर आजकल के हालात में तो आपके पास मार्जिन ही मार्जिन है वाटर साहब, मगर सिर्फ मसला ये हो रहा है कि आपकी जो प्रेडिक्शन है जब वो सही साबित होती है तो उसके साथ इंप्लाई ये हो रहा है कि सिर्फ 3 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है उसमें अदलिया भी इन्वॉल्व है, कि अदलिया के जजेस जो इतनी सख्ती से अहकाम जारी कर रहे हैं वो भी आपको पहले से पता था, वो भी एक पूरा तय था। शाहजेब साहब देखिए, मेरे ख्याल से बिटवीन द लाइन्स आपने बहुत सारी बातों का जवाब भी दे दिया, लेकिन क्योंकि मैंने अब सीख लिया है कि मैं अदालत की और उनके जजेस की इज़्ज़त करता हूँ, ना उससे आगे करता हूँ कुछ, ना उससे पीछे कुछ करता हूँ, ना उसके दाएं करता हूँ, ना उसके बाएं करता हूँ, बस इज़्ज़त करता हूँ। ये मेरा जवाब होगा सर। बस मगर फिर साथ में भी बताएगा कि ऐसा है कि ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट का, इस हुकूमत का एक ऑब्जेक्टिव था, वो थी आइनी तरमीम कराना, चीफ जस्टिस की तैनाती, आइनी अदालतें, ये सारे के सारे मामलात थे। खौफ पैदा हो गया था अगली तैनाती से, तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद पैदा हो गई थी उस तैनाती से। ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो खुद इस्टेब्लिशमेंट भी टेम्परेचर नीचे लाना चाहती है, इसलिए मामलात को ठीक करना चाहती है। देखिए सर, ना तो ये 26वीं तरमीम कोई आखिरी तरमीम है, अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, अब तरमीम होगी, तरक्की होगी, तरमीम होगी, तरक्की होगी। यही मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है। ना कोई डील ऑफर हो रही है इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ना कोई डील है। तो इसके अंदर जो डील है और ढील है वो सब कुछ माइनस इमरान खान सबके लिए है, और फॉरवर्ड ब्लॉक भी आपको नज़र आता हुआ नज़र आएगा। इसमें कोई, आप जब अगले शो पे इंशाल्लाह बुलाएंगे तो आप कहेंगे ये भी आपने कहा था, आप फिर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, मैं अगली आपको प्रेडिक्शन दे दूंगा। तो इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। लेकिन तकलीफ दे अमल ये है कि एक आदमी के करदा गुनाह तो इमरान खान साहब की चले अपनी जगह पर है, लेकिन ना करदा गुनाह सब डालकर
और उस आदमी की पॉपुलैरिटी के ऊपर पैसे भी कमा रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, सेनेटर भी हैं, MNAs भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं और सारे मज़े भी कर रहे हैं, बच्चे भी पैसा बना रहे हैं और आज़ादियाँ भी कर रहे हैं। ये जुल्म है, ये तकलीफ दे अमल है। हमने तो 15 साल उस आदमी के साथ गुजारे हैं, हमें जो शिकायत है हम आज भी उस पर खड़े हैं, वो भूल गए। इसी चीज़ से उनको रोक रहे थे कि वो इस दलदल में ना जाएं, लेकिन अब मैं इसको दलदल नहीं कहता, अब इसको मैं सियासी जहन्नुम की आग कहता हूँ जिधर को छोड़ के गए। और मेरा ख्याल से जो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पूरी कोशिश करूं कि उनकी बहनें बाहर आएँ, वो मुखलिस है, कम से कम वो अपना रोल प्ले कर ले जाके, वही जाके बता दें अगर, क्योंकि जिनकी रसाई होनी चाहिए PTI की तरफ से अच्छे लोगों की, उनकी रसाई तो इन सारे बिकाऊ माल और कॉम्प्रोमाइज लोगों ने रोकी हुई है। और आप उनकी बहनों का कह रहे हैं, मगर इमरान खान साहब का जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट है वो बुशरा बीबी पर है। पार्टी के अंदर जो लीडरशिप पर शक था लोगों का वो ये था कि इमरान खान साहब से पता नहीं अंदर क्या बात होती है, बाहर आके क्या बताते हैं। लीडरशिप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, प्रोटेस्ट की कॉल के हवाले से ट्रस्ट नहीं हो रहा था। जब बुशरा बीबी बाहर हैं तो आप जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं उसके इम्कान तो कम होते हैं ना, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत बाहर आई है जिस पर इमरान खान का भरोसा है, वो जो बोलेंगी तो शायद कारकुन भी भरोसा करें। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल यू आर स्पॉट ऑन। इमरान खान साहब की पहली थपकी, पहला एतबार, सब कुछ जो है, क्योंकि उनको पता है उनकी पार्टी के लोग बिकाऊ हो चुके हैं, भाग चुके हैं, बेच चुके हैं उनको, वो बिल्कुल अपनी बेगम को करेंगे टेम्परेरी तौर पे। लेकिन जब बेगम आएंगी बीच में, पीछे से भी आएंगी, तो एक जो उस सब हिस्से का, प्रोसेस का हिस्सा है और उस शान और शौकत का और मज़ों का जो हिस्सा है वो एक तरफ होगा, बहन एक तरफ होगी, पुरानी PTI एक तरफ होगी, नई PTI एक तरफ होगी, लॉयर्स वाली PTI एक तरफ होगी और एक ज़ीरक सियासतदान भी एक तरफ होगा। और जो इसमें इंक्वायरी करके इल्ज़ाम लगा के जिनको निकाला जा रहा है, अपने स्कोर सेटल किए जा रहे हैं ताकि खान साहब के करीब हो जाए। तो अभी तो मैं आपको हफ्तों और महीनों की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैंने सालों की प्रेडिक्शन तो दी की और अल्लाह ने चाहा तो ये भी इंशाल्लाह बात ठीक होगी। लेकिन तकलीफ दे अमल है वो ये कि ना करदा गुनाहों की सज़ा और जहन्नुम की आग जो है सियासी तौर पर, वो इमरान खान साहब का जुल्म, बर्बरियत उनके अपने लोग और उनके कपड़ों से भी ज्यादा करीब लोगों ने की है। उमर साहब, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था आपको इंतहा से ज्यादा फिक्र हो गई इमरान खान साहब की बहनों की कि वो बाहर आए और इमरान खान साहब की, अब ऐसा लग रहा है आप खुद चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की बहनें बाहर आए ताकि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनों की आपस में लड़ाई हो और पार्टी के अंदर और टूट फूट हो। शाहजेब साहब देखिए, आपको मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि आपसे मैं नहीं जीत सकता, आपने अच्छा किया, एक कॉनोटेशन दिखाई, ये कॉनोटेशन भी सही हो सकती है, वो कॉनोटेशन भी सही हो सकती है, लेकिन जो मैंने आपको प्रेडिक्शन की है वो कॉनोटेशन इंशाल्लाह सही निकलेगी, हमेशा की तरह, दावा भी और वादा भी। आपने 26वीं तरमीम में भी मैंने कहा था ज़्यादा नंबर हैं, हम जा रहे हैं अकेले, वो भी पूरा हो गया, आ गए तो इज़्ज़त बच जाएगी, वो भी हो गया। महीनों पहले कहा था मौलाना साहब आ रहे हैं, वो भी आ गए। तो अल्लाह की मेहरबानी, अभी तक तो कोई ऐसी मेजर सिवियर आउट ऑफ 10 8 या 9 या 8.5 या 9 बातें तो ठीक निकली है। ये क्रेडिट तो आपको है, मैं भी खुश होकर जाऊंगा आपके शो से। ये क्रेडिट तो आपको है कि आपकी प्रेडिक्शन सही हो रही हैं, मगर उसमें जाहिर जब आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो ये सवाल उठता है और डायरेक्शन जानने की कोशिश की जाती है कि इदारे इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस सिमत में चीज़ें जा रही। तो इमरान खान साहब का बाहर आना, उनके केस ख़त्म होना, इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी आगे जाके नज़र आती है या नहीं? देखिए जी, कानूनी तौर पर, दुनियावी तौर पर तो मुझे इस पर कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा आज के दिन तक। लेकिन मैंने इस मुल्क के अंदर जेल से ऐवानों में भी जाते हुए देखा है और जेल से फांसी के फंदे हुए जाते देखा है। तो हिस्ट्री को पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्ती रही। लेकिन एज ऑफ नाउ इमरान खान साहब के साथ ना कोई डील है, ना कोई ढील है, ना कोई बातचीत है, ना कोई निगोसिएशन है, ना कोई चीज़ है। उनके लिए मसले मसाइल बढ़ना शुरू हो गए और बढ़ेंगे, बाकियों के लिए रिलैक्सेशन, मज़े और वो है। और ये फ़िक्र मुझे इमरान खान साहब की बिल्कुल है कि उनको कहीं ऐसी जगह पर ना ले जाए जहां मजीद सियासत नस्ल दर नस्ल की जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी बहनें जाके उनको संभालें, क्योंकि वो मुखलिस हैं। पाकिस्तान में अगर उनके साथ कोई मुखलिस है तो उनकी बहनें, ये मेरा आज का बयान नहीं, कई महीनों कई सालों वाला बयान भी यही आप निकालेंगे आर्काइव से अगर आप कोशिश करेंगे तो। अच्छा, इस दफ़ा आपका बड़ा कॉन्फिडेंस था कि नंबर पूरे होंगे और तरमीम होगी, और तरमीम हो गई। उससे पहले आपने कहा था निकम्मी हुकूमत है, जब ये पहली दफ़ा नाकाम हुए थे। तो ये निकम्मी हुकूमत काम कर गई या फिर इस निकम्मी हुकूमत के लिए काम किया गया जिसकी वजह से आप पूरे एतमाद थे कि तरमीम हो जाएगी? देखिए जी, मैं हुकूमत को बारे में मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर है और मैं आज भी उनके लिए यही कहूँगा कि ना उनको फ़ौज से प्रॉब्लम है, ख़तरा है, ना आपसे है, ना आवाम से है, ना जजेस से है, ना लॉयर से है। उनको ख़तरा अपने आप से है। अगर वो सीरियसली अपने पैरों पर खड़े होकर चलेंगे तो चीज़ें उनके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि अब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को लीगलाइज कर दिया PTI की MNAs और सेनेटर्स ने, तो अब उनके ऊपर है। लेकिन अगर गर्दन पे सरिया रहेगा, मॉडलिंग होगी, कैटवॉक होगी, तमाशे होंगे, ड्रामे होंगे, थिएटर का शो होगा,
काम कम और बातें ज़्यादा होंगी, लड़खड़ाएंगी टांगें, तो वो मेरा कसूर तो नहीं, वो उनका अपना कसूर होगा। बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमत के लिए क्या पैगाम था बता रहे थे। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से क्या हो सकता है, क्या मामलात हैं, वो बात कर रहे थे। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज़ भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे और आज एक मुकदमे को मुंतकिल करते हुए नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुताल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया, जिसकी समाअत नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स देते हुए कहा, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये केस तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। वकील सलमान असलम भट्ट ने इस पर कहा कि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन होना ऐसा ही चाहिए। इस पर नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो तो अलग कैटेगरी बनाई जाए, जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई तो हम उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें भी आईनी बेंचेस को भेज दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने भी रिमार्क्स दिए कि ये केस अब आईनी बेंच ही सुनेगा, जबकि 21 अक्टूबर को भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच के सामने ये सवाल उठाया गया था। जब एक मुकदमे की समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र आया, मुसाबकती कमीशन से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल उठाया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। लगता है कि अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ दें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। वकील फ़रोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा आज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइसा के नाम गुज़िश्ता रोज़ लिखा गया ख़त भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बेंच का हिस्सा बनने से मुआज़रत करते हुए कहा है कि मैं अपने 23 सितंबर 2024 के ख़त में दी गई वजूहात की बिना पर इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। यह ख़त मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की सेक्रेटरी के नाम लिखा था, जिसके मंदरजात मेरी दरख्वास्त के बावजूद कमेटी के 19वें इजलास के मिनट्स का हिस्सा नहीं बनाए गए। मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि जब तक फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस की हैसियत का तयन नहीं करता या फुल कोर्ट मीटिंग में तमाम जजेस बैठ कर ऑर्डिनेंस के तहत की गई तब्दीलियों को लागू करने का इरादा नहीं करते या फिर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक मैं नई कमेटी के तहत तश्कील दिए गए खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा और सिर्फ वसीतर अवामी मुफाद में आम साइलीन के मुकदमात सुनने वाले रेगुलर बेंचेस में ही बैठूंगा। ऊपर बयान की गई वजूहात की बिना पर मैं खुद को इस बेंच से अलहदा करता हूँ। आखिर में मुझे अ मैन फ्राम ऑल सीजन्स में सर थॉमस मोर का जुमला याद आ रहा है कि जब स्टेट्समैन अवामी फ़राइज़ की अदायगी करते हुए अपने ज़मीर को फरामोश कर देते हैं तो वो मुल्क को इंतशार की तरफ बहुत तेज़ी से ले जाने वाले रास्ते पर डाल देते हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने मज़ीद लिखा है कि हम जब इक़्तिदार में होते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के अवाम हमारे इक़दामात को देख रहे हैं और तारीख़ कभी मुआफ़ नहीं करती। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम और जस्टिस मंसूर अली शाह से मुताल्लिक 2 अहम बयानात भी सामने आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर पूरे थे। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। मंसूर अली शाह साहब कल की मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बना। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये पहले से हमारा मौक़िफ़ था, जब मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेगा। नंबर्स पूरे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर, अपोजिशन के इनपुट के बगैर अपनी मर्जी की आइन ला सकते थे। अगर मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करना है तो फिर मैं जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता हूँ। जबकि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया, मगर इसमें हुकूमत से ज़्यादा PTI का मलदखल है। रास्ता तो उनका रुका है, लेकिन उनके रास्ते के रुकने में हुकूमत का या किसी और का कोई अमल दखल कम और PTI का जो है ना वो ज्यादा है। इन्होंने बड़ा ही वाज़े तौर पे कहा कि जी वो हमारी बात हो गई, बस अक्टूबर में मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, वो आके
इनका बंदोबस्त करते हैं। ये चीज़ें अगर एक जमात जो है वो करे और फिर इस अंदाज से करे तो वो चीज़ें फिर डैमेज तो करती हैं ना। इस अमेंडमेंट में चलो उस चीज़ का कोई अमल दखल है या नहीं है, लेकिन कम से कम उस आदमी की रिप्यूट को तो ख़राब करती है। मगर अब तहरीक इंसाफ दावा कर रही है और इस उम्मीद का इजहार कर रही है कि वो इस तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। चीफ जस्टिस बन गए होंगे याया आफरीदी, वो फुल कोर्ट बेंच बुलाएंगे और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देंगे, जिससे बेशक वो खुद भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। ये उम्मीद है तहरीक इंसाफ की। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीक़ तारड़, जिन्होंने इस तरमीम में अहम किरदार अदा किया, हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। छब्बीसवीं आईनी तरमीम हो गई, याया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस नामजद हो गए। अब तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि वो एक फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे चीफ जस्टिस बनने के बाद और उसके बाद स्ट्राइक डाउन करेंगे 26वीं आईनी तरमीम को। हमारे साथ वज़ीर क़ानून मौजूद है आज़म रज़ीक़ तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट बनेगा, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा, हम अदालत से इस्तदा करेंगे। बेशक उसके कॉन्सिक्वेंस में याया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ना रहे, मगर ये होगा। देखें जी शाहजेब, इल्म नजूम तो किसी के पास नहीं है, हम तो जाएंगे बाय बुक। पाकिस्तान एक आइनी और जमहूरी रियासत है और हमारे आइन में ये लिखा है कि हकमियत अल्लाह की है और मुल्की निज़ाम जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चलाएंगे। पार्लियामान का इख्तियार है आइन बनाना जी। जिस प्रोसेस के जरिए ये किया गया सारा कुछ वो आइन की मंशा के ऐन मुताबिक है। आइन के आर्टिकल 239 में ये फ्रेमर्स ने इख्तियार दिया पार्लियामान को कि वो 2/3 अक्सरियत से, टोटल मेंबरशिप की 2/3 अक्सरियत से कानून साजी कर सकते हैं। आइन में कोई तरमीम यानी कोई इजाफा या कमी या कोई नई चीज डाल सकते हैं। इसी आर्टिकल में लिखा है 239 5 और 6 में कि आइनी तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि ये सिर्फ इख्तियार पार्लियामान का है। मैं इस पर भी अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन और वजाहत कर दी गई। उन्होंने लिखा, फ्रेमर्स ने ओरिजिनल 73 में उन्होंने लिखा कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, कि किसी को कोई अंदेशा ना रहे, ये कहा जा रहा है कि पार्लियामान के इख्तियार पे किसी किस्म की कदगन नहीं है कि वो कौन सी और किस तरह की तरमीम करती है। हमने तो फिर बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद, पहले आईनी अदालत का ख्याल था, उस पर बहुत ज़्यादा इसरार भी था इत्तेहादी जमातों का, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही पीछे हटे जब मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने उनसे बैठ के निगोशिएट किया कि आप अभी आईनी अदालत कायम करने की बजाय अदालत के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना लें, ताकि ये जो सियासी नौइयत के या ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पे टाइम बहुत कंज्यूम होता है, फुल कोर्टें बैठती हैं, लार्जर बेंचेस बैठते हैं, 10-10 दिन, महीना 2-2 महीने ये केसेस चलते हैं, तो आम आदमी जो है वो रुल जाता है उस अरसे में। उस पे भी सारे मान गए। अब एन इसी स्कीम की रूह के मुताबिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कॉन्सेप्ट दिया गया, उसको दिया भी फिर चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन को इख्तियार दिया गया, जिस कमीशन के पास जजेस को अपॉइंट करने का और उन्हें कंफर्म ना करके घर भेजने का इख्तियार है। तो मेरी नज़र में तो अब ये 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद अगर कोई पिटीशन आती भी है 184 की, 186 की या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तो इंटरप्रिटेशन से आगे मांग रहे हैं, ये तो स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मांग रहे हैं जो आर्टिकल 239 के तहत मुमकिन ही नहीं है। तो वो अगर एट ऑल उन्होंने टेकअप होना है और उस पर सुनवाई होनी है तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी बेंचेस बनाएगा ये उसी लार्जर बेंच के पास जाएंगे। अच्छा, मगर मसला ये है कि यही आइन अदलिया को एक सुतून बताता है, मगर तरमीम पर इस वक्त तनकीद ये हो रही है कि ये तरमीम अदलिया को एग्जीक्यूटिव का या पार्लियामेंट का मातहत बना देती है। और मसला है कि बाजी में ज़ाहिर है अदलिया ने पार्लियामेंट में मुदाखलत की, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत की, ज़रूरत इस बात की थी कि उस मुदाखलत को ख़त्म किया जाता, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को मजबूत किया जाता, मगर अब तनकीद यह है कि अदालत को कमज़ोर कर दिया गया। फुल कोर्ट अगर बनता है, इसे स्ट्राइक डाउन करता है, तो आपके ख्याल में एक तनाज़े की सूरत हाल, एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएगी? शाहजेब साहब, मैं पहली बात तो ये है कि मैं सपोजिशंस पे कभी नहीं जाता।
कि ये होगा ये नहीं होगा। मैं तो कानून का एक तालिब इल्म हूँ और बतौर वजीर कानून मुझे बड़ी क्लैरिटी है। 73 के आइन में भी जो जजेस का अपॉइंटमेंट थी वो सदर मुमलिकत के पास थी। बाद में एक जजमेंट के जरिए जो अल जहाद ट्रस्ट केस आया उसमें वो इख्तियार जो है उसमें अपना हिस्सा बहुत ज़्यादा शामिल किया गया और कहा गया कि चीफ जस्टिस की जो मुशावरत है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होनी चाहिए और वो भी हद से आगे चले गए। तो दुनिया में आज भी बहुत सारे मुल्कों में एग्जेक्टिव, फिर जब 18वीं तरमीम आई तो उसमें मिक्स किया गया एग्जेक्टिव को और अदलिया को। 19वीं तरमीम से उसे डाइल्यूट किया गया, उसका हुलिया बिगाड़ा गया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं तो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में आपने देखा पूरी कोर्ट बिठा ली उन्होंने। फिर पार्लियामान ने उस 19वीं तरमीम के जरिए उसे 2 हिस्सों में कर दिया कि अच्छा इनिशियल जो कमीशन है उसमें लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार होगी। मतलब आप खुद कह रहे हैं ना कि आपने स्ट्राइक डाउन के खौफ से 19वीं तरमीम की थी और जाहिर उस वक्त तो आप दूसरी तरफ खड़े हुए थे, तो अब क्यों खौफ नहीं होगा आपको इस बात का? मेरा ख्याल है जो एक मोमन जो है ना, मोमन वो 2 दफा एक जगह पे नहीं जाता। मगर अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए तो क्या होगा? मेरी रसूल ने हमने जो किया वो गलत किया क्योंकि पार्लियामान ने अपना इख्तियार कंप्रोमाइज किया और कंप्रोमाइज किया कोर्शन में आके। कंप्रोमाइज किया कि उन्होंने 9 महीने मेहनत करके एक बड़ा पैकेज तैयार किया था जिसमें आमराना दौर में की गई सारी तरमीम जो हैं उनको ख़त्म किया गया था और आइन को साफ सुथरा किया गया था। इस दफ़ा हम सिर्फ उतना काम कर रहे हैं जितना हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स के एजेंडे के लिए ज़रूरी है और वो ज़रूरी ये है कि कोर्टों को डीपोलिटिसाइज किया जाए, अदालतें सियासत ना करें, अदालतें इंसाफ फराहम करें, अदालत आम आदमी को भी इंसाफ दें, अदालत हुकूमत को भी इंसाफ दे, लेकिन अदालत अमेंडमेंट्स को रोकने के लिए और अदालत लेजिस्लेशन में इंटरफेयर करने के लिए स्टे ऑर्डर्स जारी ना करे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता माजरत के साथ, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ देखा गया। हम चाहते हैं कि अदालतें तकसीम ना हो, अदालतों में ग्रुप्स ना बने कि ये मेरा ग्रुप है और ये तेरा ग्रुप है। मतलब आपने कहा अदालत में ग्रुप ना बने, अदालतें तकसीम ना हो, आपने अदालत ही तकसीम कर दी है, एक आईनी अदालत बना दी है, एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कल मुकदमा ट्रांसफ़र करने की बात की, आज खुद जैसे याया अफरीदी साहब ने बात की कि अब रजिस्ट्रार तय करेगा कि कौन सा मुकदमा आईनी अदालत में जाएगा, कौन सा नॉर्मल अदालत में जाएगा। शाहजेब साहब ये स्कीम पिछले 50 साल से चल रही है। अदालतों के अंदर ही स्पेशल बेंचेस होते हैं, अदालतों के अंदर ही फैमिली डिवीजन है, अदालतों के अंदर ही कंपनी डिवीजन है, अदालतों के अंदर ही बैंकिंग डिवीजन है, अदालतों के अंदर ही एंटी टेररिज्म के और नैब के स्पेशल बेंचेस हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही। हम सिर्फ एक यूनिफॉर्मिटी भी रखना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो मुकदमात 2-2 महीने 3-3 महीने चलते हैं और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त जाता है उनके लिए बेंच अलहदा काम करे और वो बेंच डेडिकेटेड हो, यानी कि इस नौयत के मुकदमात उन्होंने ही सुनने और कंसिस्टेंसी भी आपको नजर आएगी। कंसिस्टेंसी कैसे नजर आएगी और डेडिकेटेड हो, इसके लिए लाजमी है कि फिर एक दफ़ा बन जाए। हुकूमत अगर किसी केस से मुतासिर हो रही होगी तो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर वो बेंच बदल देंगे, एक नया बेंच बना देंगे। शाहजेब साहब जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन तो देखिए प्लीज। जुडिशल कमीशन में 5 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट यानी 5 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट से। उसी कमीशन में 2 अपोजिशन और 2 हुकूमती नुमाइंदे। आप बता दें कि अगर ये इकट्ठे बैठ के एक जगह पे कोई ऐसी बात करेंगे, कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। उसी कमीशन में बार काउंसिल के नुमाइंदे बैठे हैं, वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, मुझे आप बता दें। तो कहाँ से उन्होंने बुलडोज कर लेना है। बात यह है कि वो बैलेंस तो देखिए ना कि अगर चीफ जस्टिस साहब समेत 5 जजेस हैं तो 4 पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं, उनमें से भी 2 अपोजिशन से ताल्लुक रखेंगे, 2 हुकूमती। आप कह रहे हैं हुकूमत असरअंदाज होगी, अपोजिशन अगर हुकूमत के साथ मिलकर करेगी तो फिर तो आप कहें कि असरअंदाजी हो सकती है, चले ये 4-5 बंदे हो गए हैं। इस तरह नहीं होता। ऐसा नहीं, अभी भी आपने जो तादाद बढ़ाई है वो हुकूमत की बढ़ाई है ना। 2 हुकूमत के, 2 अपोजिशन के और एक स्पीकर नॉन मुस्लिम या खातून नॉमिनेट करेंगे। जो स्पीकर करेंगे तो जाहिर है वो हुकूमत के हामी होंगे। फिर बार काउंसिल आजकल हुकूमत के साथ खड़ी है। जजेस में आपस में इख्तलाफ होता ही है, अभी भी अगर आप टॉप जजेस देखेंगे उनमें आपस में इख्तलाफ है तो हुकूमत के फेवर में सिचुएशन जाएगी ना।
बात पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ है और आप शाहज़ेब साहब ये मेरा एहतजाज रिकॉर्ड पे रहना चाहिए। बार काउंसिल कभी हुकूमत के साथ होती है, कभी नहीं होती। आज बार काउंसिल हुकूमत के साथ नहीं खड़ी। वो जिस बात को मानते हैं, हमने ये आईनी तरमीम के लिए जो ने चीज़ें मुसवदा भेजा था, 70% चीज़ें बार काउंसिल ने निकाल दी थी, 70% चीज़ें। तो खुदारा ये ना कहें बार काउंसिल कोई हिस्सा नहीं है हुकूमत का। बार काउंसिल का एक अपना इंडिपेंडेंट स्टांस है। कल को कमीशन में बैठेंगे तो पता चलेगा कि बार काउंसिल किस नॉमिनेशन पे राजी होती है, किस पे नहीं होती, उनका एक अपना है। अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ के चेयरमैन हैं, वो सिंबॉलिक भी हैं, तो फारूक एच नाइक साहब वाइस चेयरमैन है जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। वो नहीं है, बार काउंसिल पूरी ने नुमाइंदा इलेक्ट करना होता है। अटॉर्नी जनरल साहब मासवाई मीटिंग प्रिजाइड करने के, अटॉर्नी जनरल साहब तो उनके खानों पे मदू नहीं होते कई दफा। आप कौन सी बात कर रहे हैं, वो इतनी पॉलिटिक्स होती है वहां पे। अटॉर्नी जनरल बार काउंसिल की क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं कि वो डायरेक्शन दें। आप किंग ऑफ इंग्लैंड, मुझे मेरे साथ एक दोस्त बैठे, उन्होंने कहा किंग ऑफ इंग्लैंड है। मगर वाइस चेयरमैन फारूक नाइक साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनकी तो चलती है ना। बात ये है कि हम अगर हम अंदाजों पे और अंदेशों पे आइन को परखेंगे तो फिर तो कभी भी ये नहीं होगा। सर मगर आपका एक जुमला, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया, कानून बना, तो आपने हमारे प्रोग्राम में एक जुमला कहा कि जो कानून साजी होती है वो 4 टाइम्स टू कम होती है, इसका बहुत फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में। मगर जैसे आपको लगा कि इस वक्त मसला हो रहा है तो आप फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसी कानून जिसकी आप मिसालें दे रहे थे वो आपको प्रॉब्लम नज़र आने लगा और आपने बदल दिया। शाहज़ेब साहब, अगर एक मेंबर नाराज हो के बैरून मुल्क चले जाएं और वो 2.5 महीने के लिए, आप सिक्के का दूसरा रुख भी देखें ना कि आपने 23 अरकान को असेंबली से निकाल के बाहर फेंक दिया है और आप उनका रिव्यू लगाने पे तैयार नहीं है। आपके मिजाज पे ये भी ग्रां गुजरता है कि दरखास्त क्यों दी है अर्ली हेयरिंग की। सर दोनों रुख देखा करें। आप तो माशाल्लाह वो कहते हैं ना, आईना दिखाते हैं हमें भी और दूसरे फरीक को भी दिखाएं ताकि अवाम तक सही सूरत हाल पहुंचे। क्यों यहां तक नौबत आई, क्यों ये हुआ? इसलिए कि जब आप काम रोक देंगे, स्टैंड स्टिल कर देंगे, तय कर लेंगे कि चीफ जस्टिस को चलने नहीं देना, अदालत को हमने टोटली स्टैंड स्टिल कर देना है, तो फिर पार्लियामान की ये जिम्मेदारी है, मुकन्ना की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून को वक्त की मांगी के लिए ज़रूरत के मुताबिक उसको अमेंड करे। इसी वजह से पार्लियामेंट के लेजिस्लेट करने के ऊपर कोई कदगन नहीं है, आइन में इवन अमेंडमेंट के लिए कोई कदगन नहीं है। सब इसका दूसरा रुख ये है ना, ये तो आपने पहला रुख बताया कि फिर जैसे ही कमेटी में तब्दीली हुई, फिर जो बेंच बना और जो केस फिक्स हुआ वो 63A का था, उसमें 63A के फैसले को कलअदम करार दिया गया, उससे राह हमवार हुई, फिर आईनी तरमीम हुई। उस पर तहरीक इंसाफ का एतराज़ है कि अगर पहले वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो हमारी इस कमेटी में 3 मेंबर होते। तो दूसरा वो कि ये तरमीम कैसे हुई कि अगर जस्टिस आया अफरीदी मना कर देते तो आपको जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह में से किसी एक को कंसीडर करना पड़ता। बिल्कुल भी नहीं है, उसको मेरे कई दोस्तों को एतराज़ है, उसे पढ़े, उसमें बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं। कमीशन के सामने, कमेटी के सामने हर वक्त 3 नाम रहने ही रहने हैं। वो नीचे से जो एक नाम है वो ऊपर आना है, नीचे वाला प्रोवाइजो फिर उससे नीचे जाने के लिए, सो ऑन एंड सो ऑन। तरमीम में वाज़े लिखा है कि टॉप 3 में से एक को नामजद किया जाएगा, अगर वो माजरत करेंगे तो बाकी 2 में से एक को नामजद किया जाएगा, और वो माजरत करेंगे तो फिर सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर जो नाम होगा वो सीनियर बन जाएगा, जब तक कि फिर चीफ जस्टिस तैनात ना हो जाए, उनका तकर्रुर ना हो जाए। वो इब्हाम है बार कैफ, आप वो वक्त गुजर गया, उस पर एनर्जी नहीं लगाते। बहुत शुक्रिया। वज़ीर क़ानून हमारे साथ मौजूद था। आज प्रोग्राम में तैयार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।